विनलैंड सागा ये कहानी है दो विचारधारा की, दो ऐसी सोच जो कि जन्म तो ली थी एक ही इमोशन से, बट उन्होंने दो अलग रास्ता पकड़ा। ये कहानी है एक ऐसे आदर्श की जो आपको सिखाती है कि तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं होते, और ये खत्म होती है एक ऐसे उम्मीद पे कि एक आइडियल दुनिया बसाई जा सकती है। हाँ जी, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंस कनूते और थॉरफिन के आइडियोलॉजी के ऊपर, जिसका मैंने प्रॉमिस भी किया था हमारे कम्युनिटी टैब के पोस्ट पे। अब चूंकि मैंने भी विनलैंड सागा काफी डिटेल्ड में कंप्लीट कर रखा है, तो मुझे जो भी रेफरेंसेस पता चले, जिन भी आइडियोलॉजीज और फिलॉसफीज को मिला के इस कहानी को रचा गया है, आज हम उसी पे बात करेंगे। बट हाँ, शुरू करेंगे हम प्रिंस और थॉरफिन से। तो मेरा नाम है प्रशांत एंड लेट्स हाजी में माशो। तो सबसे पहले मैं ये बता दूंगा कि इस वीडियो के एंड तक जाते जाते तुम्हें पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि प्रिंस कनूते का कैरेक्टर जो तुम देख रहे हो वो एक्चुअली उस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा, और जो लौंडा इतना इंट्रोवर्ट टाइप का, इतना सहमा सहमा सा रहता था, वो अचानक से इतना एक रिगरस और एक्सट्रीम आइडियोलॉजिकल थॉट कैसे रखने लग गया। उसी के तरह हम देखेंगे कि थॉरफिन जो कि इसके ठीक उलट था, जो इतना ज्यादा वायलेंट था और इतना ज्यादा कियोटिक था, वो इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया, और इन दोनों की सोच कैसे एक ही सिक्के की दो पहलुएं हैं, बट हाँ दोनों अलग तरह के आउटकम को जन्म देगी, जो कि दुनिया को दो अलग तरह का सिनेरियो दिखाने वाला है। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि बीच में छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम बस ये देखते हैं कि प्रिंस कनूते और थॉरफिन ये दोनों कैरेक्टर्स एक्चुअली क्या मान्यताएं रखते हैं, यानी अपने अंदर उनकी क्या आइडियाज है। प्रिंस कनूते एक सहमा सहमा सा लड़का जिसे किडनैप कर लिया गया था, यूज किया जाता था, इनफैक्ट उसे एक मोहरे की तरह ट्रीट किया जाता था ट्रेड करने के लिए या फिर समझौते के लिए। पर फिर उसके अंदर एक सवाल जागती है, इतना कंटिन्यूअस वायलेंस और अपने खास अजीज दोस्त रैगनार को खोने के बाद ये लड़का सोचता है कि भाई इस दुनिया, इस जिंदगी, ये वायलेंस, ये वॉर, इन सब का क्या मतलब है? क्या पीस, लव ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता? तभी वो जो प्रीस्ट जो हमेशा प्रिंस कनूते के साथ रहता था, वो उसे समझाता है, समझाता नहीं, एक्चुअली वो उसे क्वेश्चन करने को कहता है कि आपको क्या लगता है प्रिंस, क्या इस दुनिया में लव एग्जिस्ट करता है? क्या आपके माता पिता या रैगनार आपसे प्यार करते थे? नहीं, वो प्रीजुडिस था, डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब रैगनार के सामने ये प्रस्ताव रखा गया था कि प्रिंस को बचाया जा सकता है पर उसके बदले इन विलेज वालों को मारना पड़ेगा, रैगनार वहां पे एक जरा विद्रोह नहीं किया था। रैगनार ने उन पूरे गांव वालों को मरने दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि अगर ये सारे गांव वाले मर गए तो आपका खबर कोई भी थॉरकेल और उसके पलटन को नहीं दे पाएगा और आपकी जान बच जाएगी। क्या ये रैगनार का प्यार था आपके लिए? नहीं प्रिंस, ये उसका भेदभाव का सोच था, जहाँ पे वो आपके जान की कीमत को उन दर्जनों गांव वालों के जानों से ऊपर रख दिया था। ये प्यार नहीं होता। या फिर ये प्यार है जो ये लोग, ये एस्केलैड के लोग या फिर ब्रिटेन के लोग या फिर कोई भी जो अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं या फिर अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, क्या ये प्यार है? नहीं। क्या ये प्यार है जो आपके माता पिता आपसे करते हैं? नहीं। क्या वो प्यार है जो भगवान आपसे करता है? सोचिएगा प्रिंस, ये भी नहीं है, क्योंकि प्यार, द आइडिया ऑफ लव, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। जितनी चीजें आप देख रहे हो वो इस दुनिया में परफेक्टली एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये बात जो है, जैसे प्रिंस रियलाइज करता है, वो कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन निकालता है कि जब आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ पीस और आइडिया ऑफ लव, ये तीन चीज यानी प्योर जस्टिस, प्योर पीस और प्योर लव, जब ये एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर हमने इन विचारों को मान क्यों रखा है? और जब ये हमारे इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर ये है कहाँ, और ये हमें क्यों नहीं दिया गया फिर? और इसके बाद प्रिंस जो कंक्लूड करता है वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि अब यहाँ से हम स्टोरी से हटके फिलॉसफी में घुसेंगे। तो इससे पहले जान लेते हैं हम थॉरफिन को भी थोड़ा सा। थॉरफिन वो लड़का है जो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी, जितने अभी तक उसने जी है, आधी से ज्यादा जिंदगी वो बदले की आग और नफरत में बिता दिया। उसके दिमाग में कुछ नहीं रहता था, बिल्कुल कुछ नहीं। बट जैसे ही वो अपने स्लेव वाले फेज में गया,
तो उसने भी सेम चीजों पे कंटेम्पलेट किया, वॉर, जान लेना, जान देना, नफरत, बदला, हर एक तरह की इमोशन के ऊपर सोचने के लिए उसके पास बहुत ज्यादा टाइम था। बट उसने क्या कंक्लूड किया? उसने भी यही कंक्लूड किया कि ये दुनिया जिस पे मैं रहा हूँ, जिसमें मैंने इतनी साल बिताए हैं, इस दुनिया में तो एटलीस्ट वो आइडिया ऑफ पीस कहीं नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, प्रिंस कनूते और थॉरफिन दोनों ने सेम कंक्लूजन निकाला है। अभी तक इस पॉइंट तक दोनों के कैरेक्टर्स को ना तुम बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। बस एक ही डिफरेंशिएशन है कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। प्रिंस का बैकग्राउंड जो है वो उतना क्योटिक नहीं था, बट उसका ट्रोमैटिक था। और थॉरफिन का जो बैकग्राउंड है वो लिटरली ट्रोमैटिक के साथ साथ क्योटिक और पता नहीं क्या क्या था भाई। ठीक है, तो बैकग्राउंड के अलावा दोनों कैरेक्टर्स अभी इक्वल फुटिंग पे हैं। दोनों ने इक्वल ही चीज कंक्लूड किया है। जब वो फार्म पे भी था तो वहां पे भी लोगों का बर्ताव में वो वही चीज देख रहा था। थॉरफिन यही समझा कि भाई वो लड़ाई और बदले वाली जिंदगी छोड़ के मैं गुलामी तक एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, बट साला चैन यहाँ भी नहीं है। तो अगर मैं वो लाइफ छोड़ के यहाँ भाग के आया, सोचा यहाँ मैं सेटल हो जाऊंगा, यहाँ पे भी मुझे वो चैन नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं वो ये दिखा रहा था कि इस एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में, इस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में कहीं भी पीस, जस्टिस और लव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब देखते हैं कि दोनों कैरेक्टर्स में डिफरेंस कहाँ से आने शुरू हुए। हाँ जी, तो डिफरेंस आता है एग्जिस्टेंस का, कि क्या ये चीजें सच में एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, पहले आप इसके फिलॉसफी को समझ लो, तब हम उसे वापस से सम अप करेंगे अपनी स्टोरी के साथ। अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्यूटी क्या होता है, तो आप कहोगे यार जैसे ये फूल, तो उसका एक ही जवाब आएगा कि भाई ये तो ब्यूटीफुल थिंग है, एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है। मुझे बता ब्यूटी क्या है? क्या ब्यूटी कहीं है इस दुनिया में? क्या कोई एक चीज ऐसी होगी जिसको मैं देख के कह पाऊंगा हाँ भाई देख ये है ब्यूटी? अगर हमसे कहा जाता भाई ब्यूटी के बारे में बता, तो आप कह पाओगे भाई अ ब्यूटीफुल स्माइल, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अ ब्यूटीफुल विमेन, अ ब्यूटीफुल पिक्चर, अ ब्यूटीफुल सीनरी। तो ये तो हो गए वो ऑब्जेक्ट्स जो सुंदरता को दिखा रही हैं। मैं पूछ रहा हूँ सुंदरता क्या है? क्या सुंदरता जैसी कोई चीज सेपरेटली एग्जिस्ट करती है? तो इस चीज पे, इस तरह के सवाल पे जो सबसे पहले किसी फिलोसोफर ने एक सिंथेटिक थॉट प्रोसेस, एक सिंथेटिक सिस्टम ऑफ आइडिया बनाया था, तो वो थे प्लेटो। प्लेटो का जो थियरी ऑफ आइडियाज था वो आइडियल रियलिज्म पे चलता है। प्लेटो का ये कहना है कि दो तरह की दुनिया एग्जिस्ट करती है। एक वो दुनिया जहां हमेशा बदलाव हो रहा है, अ रेल्म ऑफ बिकमिंग, कांस्टेंट फ्लक्स, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं। और एक ऐसी दुनिया जहां पे सिर्फ और सिर्फ परमानेंस है, वहां कुछ नहीं बदल रहा, चीजें जस की तस हैं। तो उन्होंने जो ये रेल्म ऑफ बिकमिंग है उसे कहा ये हमारी दुनिया है जो हम देख रहे हैं। यहाँ चीजें कंटिन्यूअसली बदल रही हैं। आज जो फूल खिला है कल मुरझा जाएगा, आज जो मैं छोटा हूँ कल बड़ा हो जाऊंगा, जो खाना आज मुझे ताकत दे रहा है कल वो खाना खराब होकर मेरी हालत भी बिगाड़ सकता है। तो प्लेटो ने कहा कि ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई चीज परमानेंट नहीं है, यहाँ पे कोई चीज सत्य नहीं है। और एक जो वो दूसरी दुनिया है, द रेल्म ऑफ परमानेंस, वहां पे सभी चीजें सच है। अब उसने इस दोनों को कनेक्ट कैसे किया? तो उन्होंने कहा कि यही ब्यूटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जिस तरह से ब्यूटीफुल फ्लावर है, ब्यूटीफुल पिक्चर है, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें पर्टिकुलर्स कहा जाता है। अब इनका जो ये आइडिया है, इन सभी के अंदर एक चीज ऐसा कॉमन है जो इनको जोड़ रहा है, और वो चीज है ब्यूटी। तो उन्होंने कहा कि ये जो आइडिया ऑफ ब्यूटी है ये वो परमानेंट एसेंस है जो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये सीनरी चाहे कुछ हो जाए भाई, ठीक है, चीजें बदल जाएं, पर ये आइडिया ऑफ ब्यूटी ब्यूटीफुल चीजों में हमेशा रहती है। पर क्या ये आइडिया ऑफ ब्यूटी मैं उनमें ढूंढने जाऊं तो मिलेगा? तो प्लेटो ने कहा नहीं, क्योंकि एक आइडिया इस वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग, ये कंटिन्यूअसली चेंज होते वर्ल्ड में कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक आइडिया एक परफेक्ट एसेंस होता है, और इस दुनिया में परफेक्शन पॉसिबल नहीं है। वो परफेक्शन सिर्फ उस दुनिया में पॉसिबल है, रेल्म ऑफ परमानेंस में। इसलिए जितने भी आइडियाज हैं, अब चाहे वो आइडिया ऑफ रेडनेस हो, आइडिया ऑफ ब्यूटी हो, आइडिया ऑफ जस्टिस हो, आइडिया ऑफ मैन हो, आइडिया ऑफ लव हो, आइडिया ऑफ पीस हो, जितनी भी एसेंस हैं, जितने भी आइडियाज हैं, वो उस रेल्म में एग्जिस्ट करते हैं।
अब आइडियाज को परमानेंट क्यों कहा जाता है, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोग तुरंत समझ जाओगे। अगर मैं आपसे कहूँ एक गाय के बारे में सोचिए, आपने तुरंत सोच लिया, तुरंत दिमाग में गाय बन गई होगी, पर क्या आपने उसका कोई कलर स्पेसिफिक चुना कि नहीं भाई मैं तो ब्राउन गाय ही सोचूंगा, तो किसी ने सोचा मैं तो व्हाइट गाय ही सोचूंगा? या फिर क्या आपने बूढ़ी गाय सोची, क्या आपने एक बच्ची गाय सोची, या फिर आपने एक ऐसी गाय सोची जिसकी एक सींग नहीं है? नहीं, एक आइडिया ऑफ काउ हमारे दिमाग में है, जो जैसे बोलते वो आपके दिमाग में आ जाता है। और वो आइडिया में वो गाय कभी बूढ़ी नहीं हो रही, वो बच्ची नहीं हो रही, वो गाय गाय है। और ना ही उसके आप कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर चुनते हैं, वो एक प्योर आइडिया ऑफ काउ है और वो परमानेंट है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं होता। तो ये रीजन था कि प्लेटो ने क्यों कहा कि वो परफेक्ट आइडियाज हैं भाई, वो एसेंस हैं चीजों का। ठीक है, अब प्लेटो की जो ये थियरी है ना, ये थियरी ऑफ यूनिवर्सल्स, थियरी ऑफ आइडियाज, ये क्रिश्चियन थियोलॉजी का बेस बना। अब आप लोग जानते हैं कि ये जो कहानी है अपने विनलैंड सागा की, वो अराउंड 1000 एडी की है, जो बिगिनिंग ऑफ 1000 एडी था। अब उस टाइम तक में क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था, ऑफ कोर्स 1000 साल बीत चुके थे, और क्रिश्चियन थियोलॉजी को फिलोसॉफिकल टच देना शुरू किया जाने लगा था। तो फिलोसॉफिकल टच देने के चक्कर में क्रिश्चियन थियोलॉजी को प्लेटो के थियरी ऑफ आइडियाज पे बेस कर दिया गया, जहाँ पे वहाँ भी दो दुनिया बताई गई, एक वो दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं जो कि चेंज हो रही है भाई, और दूसरा वो किंगडम ऑफ गॉड। ठीक है, तो जो प्लेटो का रेल्म ऑफ परमानेंस था, जहाँ पे सभी चीज परमानेंट है, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई चेंजेस नहीं, जस्ट के तस परमानेंस, ट्रूथ, रियल एसेंस, ये आइडिया दे दिया गया किंगडम ऑफ गॉड यानी हेवन को। तो क्रिश्चियन थियोलॉजी में ये रेल्म ऑफ परमानेंस जो है वो हेवन बन गया। ठीक है, वहाँ जहाँ पे गॉड का रूल है, वहाँ पे कोई चीज जो है वो फ्लक्स में नहीं है, कोई चीज नश्वर नहीं है, वहाँ कुछ भी मिटने नहीं वाला, एवरीथिंग इज परमानेंट। तो जितनी भी जो परफेक्ट आइडियाज हैं, क्या वो हमारे दुनिया में रहेंगी? नहीं, इट शुड बी अ रेलिक ऑफ दैट ट्रांसेंडेंटल रेल्म। ठीक है, तो इस तरह से क्या साबित होता है कि खुद भगवान ने, जो कि याद होगा कनूते यही डिडक्शन पे पहुंचता है, यहीं पे जाके जो है वो तुम्हारा कनूते और थॉरफिन अलग होगा। अब देखो होगा ये कि इस डिडक्शन के साथ कनूते ये डिड्यूस करता है कि भगवान ने दो रेल्म बना दिया, एक वो जिसमें हम रह रहे हैं और एक रेल्म ऑफ परमानेंस। और जितनी भी ये चीजें हैं, परफेक्ट लव, परफेक्ट पीस, ये हमें दिया ही नहीं गया, ये हमसे छीन लिया गया, ये हमारी दुनिया से निकाल के उस परमानेंट रेल्म में डाल दिया गया। तो चाहे मैं या मेरा दोस्त रैगनार या कोई भी सिपाही, कोई भी राजा कितनी भी मेहनत कर ले, वो इस धरती पे वो परफेक्ट आइडिया ऑफ पीस ला ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो भैया यहाँ एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। और बीइंग अ ह्यूमन, कनूते जानता है कि मैं भगवान से लड़के वो आइडिया उस रेल्म से इस रेल्म में ला भी नहीं सकता। तो अब वो ये कॉन्क्लूजन निकालता है कि ये तभी अब पॉसिबल है जब कोई इस रेल्म में एक नया भगवान बने। और यही चीज कनूते जो है वो कॉन्क्लूड करता है कि भाई अब मैं वो शख्स बनूंगा इस दुनिया का जो कि उस परफेक्ट आइडिया ऑफ पीस को, उस परफेक्ट आइडिया ऑफ लव को इस दुनिया, इस ह्यूमैनिटी में उतार के रहेगा। ठीक है, अब उस चीज के लिए कनूते क्या कर रहा है वो अब आगे डिस्कस करेंगे। पहले अब थॉरफिन को समझ लेते हैं। थॉरफिन जो है क्या किया, वो एक चीज समझा कि भाई आइडिया ऑफ लव और पीस जो है वो इस स्ट्रक्चर में तो एटलीस्ट एग्जिस्ट नहीं करने वाला, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। मैं अगर चुपचाप ये भी चाह लूं कि यार मुझे किसी से कोई लफड़ा नहीं रखना, मैं बस अपनी जिंदगी जी लूंगा, तो लोग मुझे शांति से जीने दे दे, वो भी पॉसिबल नहीं है। थॉरफिन ये देख भी लिया, एक्सपीरियंस भी कर लिया, अच्छे से समझ भी लिया। थॉरफिन ये कहा कि जब इस वाले स्ट्रक्चर में अगर ये आइडिया ऑफ लव और पीस पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना मैं इस स्ट्रक्चर से बाहर चला जाऊं। समझ रहे हो? देखो यहाँ पे हुआ ये था कि कनूते को बताया गया दो दुनिया है, ठीक है, तो वो दोनों दुनिया को जबरदस्ती मिलाने में तुला हुआ है। और ये थॉरफिन ये पहले दुनिया को पूरा एक देख रहा है और उस एक दुनिया में देख रहा है कि एक छोटी दुनिया ऐसी है जहाँ पे आइडिया ऑफ लव और पीस पॉसिबल नहीं है, तो वो उस एक कंप्लीट वर्ल्ड में ही इस छोटी दुनिया से बस निकल जाना चाह रहा है।
यानी थॉरफिन एक के अंदर दो बनाना चाह रहा है, वहीं कनूते दो को मिला के एक बनाना चाह रहा है। चीज को समझ रहे हो गाइस? थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे देना, ये चीज को समझ जाओगे। तो बस डिफरेंस यहीं पे क्रिएट हो रहा है। कनूते इस जिद पे अड़ गया है भाई कि मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाऊंगा, और थॉरफिन भी इस जिद में अड़ गया है कि मैं भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाऊंगा। बस दोनों का आउटकम अलग है, ठीक है। इसका जो आउटकम है वो बहुत ज्यादा रिफ्रेन करने वाला आउटकम है थॉरफिन का, कि भाई मैं हर चीज से रिफ्रेन करूंगा, मुझे इस वाले में वो चीज नहीं मिलेगी, मैं इससे निकल जाना चाहूंगा। और कनूते का मुझे इस वाले में वो चीज नहीं मिलेगी, मिलेगी कैसे नहीं, साला मैं इससे डाल के रहूंगा भाई, मिलेगी कैसे नहीं। अब उस चीज के लिए दोनों ने क्या अपना रास्ता चुना वो भी देख लो। अगर आगे मांगा में या फिर ये एनिमेट भी होगा, क्योंकि मैंने मांगा पढ़ के खत्म कर दिया एक्चुअली विनलैंड सागा का, तो आपने ये देखा होगा कनूते जो है वो कहता भी है कि अगर मुझे इस वर्ल्ड में वो करना है जो इम्पॉसिबल है, यानी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है, तो मुझे चाहिए भाई अनलिमिटेड पावर। अनलिमिटेड पावर मेरे पास जब तक नहीं होगा तब तक वो चीज पॉसिबल नहीं है। अब आइडिया ऑफ लव को अगर मुझे एकदम अनपैरेलल्ड इस्टेब्लिश करना है भाई, कि मेरा जो आइडिया ऑफ लव है वही सबके लिए आइडिया ऑफ लव रहेगा, तभी जाके एक परफेक्ट ऑर्डर आ पाएगा, हार्मनी आ पाएगी सोसाइटी में, और एक आइडिया ऑफ लव इस्टेब्लिश हो पाएगा। तो मुझे वो फोर्सफुली प्रिवेल करवाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे चाहिए पावर। थॉरफिन ने क्या किया कि भाई ठीक है, ये लोग नहीं मान रहे मेरे आइडिया ऑफ पीस को, कोई ना, मैं कुछ ऐसे लोग ढूंढ लूंगा जो मेरे आइडिया ऑफ पीस को मान रहे होंगे, और मैं उन लोगों को लेके अलग चला जाऊंगा। समझ रहे हो? दोनों कैरेक्टर्स बस सेम चल रहे हैं, बहुत बारीक डिफरेंस है जहां पे दोनों अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो यही वो चीजें हैं जो कनूते और थॉरफिन को ना एक ही सिक्के के दो पहलू बनाती हैं, ठीक है। और यही बात था कि कनूते क्यों, ठीक है, उसके विलेज से वापस चला जाता है। वो जब लड़ने भी जाता है लैंड को टेक ओवर करने के लिए, वो बिना कुछ किए वो वापस चला जाता, ना ही वो लैंड टेक ओवर करता, ना ही उसकी फैमिली को मारता है जो बचे कुछ मेंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि कनूते ये बात समझ जाता है कि भाई मैं और थॉरफिन चल एक ही रास्ते पे रहे हैं, पर देखना ये है कि मंजिल किसको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। थॉरफिन तो भाई नादान है यार, वो बेचारा, वो इतनी चीजें सोच ही नहीं रहा जितनी कनूते सोच रहा और वो समझ रहा है, ठीक है। थॉरफिन तो था भैया छोड़िए दो यार, क्या ही करना तुमको, लड़ मर के हम ही निकल जाते हैं, कोई क्या दिक्कत रहेगा। लेकिन कनूते समझा कि यार मामला इतना आसान नहीं है, ये बस समझ नहीं रहा कि ये क्या करना चाह रहा है, मैं जान रहा हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ और ये क्या करना चाह रहा है, और अब बस मुझे ये देखना है कि एंड पॉइंट तक कौन पहुंचेगा। तो ये तो था गाइस कि मैं तुम्हें पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि प्रिंस कनूते और थॉरफिन का कैरेक्टर क्या है, ठीक है। वो कहाँ से आए, कहाँ से उठे, उन्होंने किस तरह से चीजों को एनालाइज किया, अपने चारों तरफ के दुनिया को किस तरह से एनालाइज किया, उन्होंने क्या कंक्लूड किया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या रास्ते अपनाए, उनकी क्या विचारधारा डेवलप हुई, और वो उसको पूरा करने के लिए किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। इतनी सारी चीजें हमने एक ही वीडियो में समझाई। तो अब एक बार आप लोग डिड्यूस करके बताओ, ठीक है, तुम लोग ये बात बताओ कि क्या लगता है, क्या प्रिंस कनूते अपने एंड तक पहुंच पाएगा या थॉरफिन पहुंच पाएगा, या अगर मैं ज्यादा रियलिस्टिक आंसर लूं तो दोनों ही नहीं पहुंच पाएंगे। क्या लगता है इन तीनों ऑप्शंस में से, तुम लोग जरूर बताना कमेंट में। साथ ही ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो यार, बिल्कुल एकदम दबा के लाइक ठोको पहले, क्योंकि इस टाइप के कंटेंट जो है मुझे नहीं लगता कोई दे रहा है भाई, और काफी लंबी वीडियो बनी है, मेहनत भी लगती है भाई। तो लाइक करो, अपने दोस्तों का शेयर जरूर करो, और ऐसे ही सुपर ऑसम और क्वालिटी कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल एनिमेस 14 को, बिकॉज वी ऑल आर एनिमेस 14।